आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, कैसे सेल होते हैं डिज़ाइन, ठीक है, क्या होती है वैलेंसी और कैसे इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो के अंत तक मैं 100% श्योरिटी दिला सकता हूँ कि आप लोगों को आ जाएगा केमिकल फार्मूला बनाना है। ठीक है, इससे कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा दो, तो आप लोग उसका क्या बनाए केमिकल फार्मूला। और ये ठीक है, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 10-15 मिनट का। अब पूरा नीचे से बात नहीं एग्जैक्टली है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमें जानना हो जब भी एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो पहला पार्ट देख लो, इसमें क्या देखना है हम लोग को। पहला पार्ट तुम्हें याद भी ये करना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आप कहोगे ये सब क्या सर नया नया चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल आता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल तुम लोग जानते हो। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा पास ले आ देंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इस सब में सारे एलिमेंट है, 1 से लेकर 118 एलिमेंट है टोटल। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये इसका रैंकिंग, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नंबरिंग वाइज है ना। ये इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो हम क्या बताएं कि जितना ही एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो ये तो सिंपल फंडा है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो एक एटम में क्या क्या होता है। तो मान लो ये कोई एटम है। ठीक है, ये कोई एटम है, तो देख लो इस एटम में क्या क्या होगा। एटम के बीच में क्या होगा, बीच में इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक अब समझाएं प्रोटॉन कहाँ से है। और न्यूट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन। और ये जो इसके न्यूक्लियस के बाहर जो भी होता है ना, इसमें क्या होता है, ये ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो टोटल कोई भी एटम ले लोगे, ठीक है, कोई भी एटम ले लोगे तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और वही ऊपर होता है किसके, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसीलिए सभी एलिमेंट तुम्हें दिखेगा जो भी है वो सब एनर्ट दिखेगा, मतलब कि वो ना तो पॉजिटिव चार्ज पे रहेगा ना ही नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं ये लोग, ये होते हैं जब केमिकल कम्बिनेशन बनाना होता है। ठीक है, अभी लोग पढ़ेंगे वैलेंसी, उसमें मालूम चलेगा क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। फिलहाल बस इतना ही समझो, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन का होता है इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग होता है, जो हमेशा रिवॉल्व करता है किसके, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका, एटम। तो एटम के अंदर सिर्फ इतना ही होता है। अब इसके बाद हम लोग को बस समझना है कि एग्जैक्टली शेल क्या होते हैं। अब समझना है कि ये मान चलो कि एटम के अंदर क्या होता है। अब समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब कि किस हिसाब से ऑर्बिट में घूमेंगे, कैसे रहेंगे। कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो मेथड होगा जिससे हमें मान चलेगा कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इधर रहेंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा वाइज पढ़ना है तो शेल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, शेल क्या है, ये वही होता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं, ठीक है, जिस शेल में होते हैं उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शेल होते हैं हिंदू में कंटेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन कंटेन वाला कौन है, शेल। तो देखो शेल क्या क्या होता है। तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये के शेल हो गया, L M M, फिर N, एक और N बना दो, N। ठीक, तो ये शेल होते हैं किसमें, किसी भी एटम में ये शेल होते हैं। तो ये बीच में क्या होता है, ये बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ये देखो ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल है, दूसरा सेल देखो, के सेल एक रहेगा, L सेल 2 रहेगा, M सेल 2 रहेगा, और N सेल भी 2 रहेगा। ये याद रखना, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है।
ठीक। तो इसमें बस हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। के शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। और किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में होंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा। अगर के शेल में किसी एटम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ड्यूप्लेट, ठीक। अब एल शेल, ठीक। एल शेल कितना रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट। तो एल शेल में क्या रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कह देंगे, ऑक्टेट, ठीक। तो एल शेल 2 है, मतलब कि इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी 8 रहेगा, इसमें भी 8 और इसमें 2, फिर आगे 18 18 32 32, ठीक है। इसके बाद आया तुम्हारा के बाद एम शेल। एम शेल में कितने रहेंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एन शेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन लोगों का कोई खास नाम नहीं है, ठीक है। जैसे इसका डुप्लेट ऑक्टेट है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट था, पहले हमने पढ़ लिए एटम। एटम के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों का नंबर सेम रहेगा, इसलिए ओवरऑल एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल। यानी कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। ऐसा मत समझना कि एक दूसरे में मिल गए ख़त्म हो गए, नहीं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट। मतलब कि एक फोर्स अगर इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन, एक 5 न्यूटन इधर से, दोनों 5 न्यूटन से खींचेंगे तो क्या किसी भी तरह ऑब्जेक्ट जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन एक 5 न्यूटन अचानक से हट जाए तो ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन तो हट नहीं सकता, कभी न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन हटेगा फिर आएगा तो उसी हिसाब से एटम पे चार्ज आ जाता है, वो हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, शेल। इलेक्ट्रॉन का एक अरेंजमेंट होता है, जैसे प्रॉपर सिस्टम होता है हमारे बैठने का, एग्जामिनेशन हो रहा होगा, प्रॉपर सिस्टम बनाया जाएगा कि एक बार 9 बैठेगा, 10 बैठेगा, इससे प्रॉपर सिस्टम। सर इलेक्ट्रॉन का भी रहने का एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि टोटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने सेल हैं, 4 टाइप के सेल हैं, की एल एम एन। उसमें भी के सेल 1 है, एल सेल 2 है, एम सेल 2 है, एन सेल 2 है। और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। उसके बाद एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। एन सेल में 32 ज़्यादा नहीं। अब कहोगे सर डाल कहाँ रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अभी समझ में आएगा। तो जब हम लोग किसी एटम को लिखेंगे ना, उसका निकालेंगे क्या, कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी, तो हम लोग को पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उस एटम में, तब हमें मालूम चल पाएगा कि उसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, वैलेंसी। देख लो वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या कहते हैं, वैलेंसी का देखो सिंपल सा मतलब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन। उसी की वैलेंसी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एक और डिफिनेशन इसका है, क्या है, यहीं पे लिख लो छोटा सा है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक। तो वैलेंसी हम लोग समझेंगे। अभी तो हम लोग समझ लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं। हम लोग को देखना है वैलेंसी, ठीक। अभी तक ये भी सीखेंगे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम की वैलेंसी होती है। वैलेंसी एक्जैक्टली है क्या, यानी कि देखो पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन समझ लो। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक नया चीज़ आ गया। वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कि हर एटम
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो ये होता है, या तो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर इस एटम हैव कंप्लीट ड्यूप्लेट, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। दूसरा, इस एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इन आउटर मोस्ट शेल। उसी तरह तीसरा, इफ एटम हैव कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, if atom have complete 32 electron outermost shell, ठीक। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी किसी एटम में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या तो उसके आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल सबसे बाहरी शेल में 2 तो वो स्टेबल है, या आउटरमोस्ट शेल में 8 हो तो वो स्टेबल है, या आउटरमोस्ट शेल में 18 हो तब वो स्टेबल है, आउटरमोस्ट शेल में 32 हो तब वो स्टेबल है। एक और चीज़, डुप्लीट के लिए आउटरमोस्ट शेल कौन होना चाहिए, कि ये नहीं कि कहोगे सर एल सेल में डुप्लीट कर दी तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ना, एकदम गलत। और ऑक्टेट के लिए एल सेल में ही होना चाहिए। अभी समझ आते हैं थोड़ा, नहीं समझ में आएगा, हैम और इसमें एन। तो वैलेंसी क्या होता है कि कोई भी एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को या तो दे देगा या तो क्या कर लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किस लिए, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल, अपने पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले आए। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होता है क्या, कि अगर एक एटम के पास कंप्लीट डुप्लीट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डुप्लीट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ उसके आउटरमोस्ट शेल, और वो आउटरमोस्ट शेल की होना चाहिए। दूसरा क्या, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कि एटम के पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए आउटरमोस्ट शेल में, और आउटरमोस्ट शेल क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। और किसी एटम में क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन वो एम होना चाहिए, और 32 इलेक्ट्रॉन एन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा किसी एटम के पास है तो उसके पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और जितने भी एटम है उन सबको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल हो जाएंगे तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है। जैसे तुम लोग भी आजकल स्टेबल होना चाह रहे हो मनी से, कि हमने मनी से स्टेबल हो जाए ताकि हमें सोचना ना पड़े कब क्या खर्चा करना है कि नहीं। तो उसी तरह एटम को भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी से कब मिलेगी, जब स्टेबिलिटी कम्युनिकेशन होगा। और स्टेबल कम्युनिकेशन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं उसकी वैलेंसी, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक। ये समझ आया, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इम्प्लाइज देन पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑन एटम, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मीन पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, ठीक। अगर वो गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, मैं ले लिया, तो ऐसे कैसे याद रखोगे, जैसे कोई किसी का छीन लेता है तो बुरा इंसान होता है ना, तो इसी तरह तो एटम जब इलेक्ट्रॉन किसी से छीनेगा बुरा इंसान है, नेगेटिव। और जब एटम दिलदार है, जो अच्छा आदमी है, वो क्या करता है, हर चीज़ दे देता है, ठीक है। जैसे तुम लोग से कोई भी चीज़ को मांगे दे दो तो क्या हो जाएगा, तुम लोग क्या हो, पॉजिटिव। तो इसलिए जब वो लॉस करेगा मतलब देगा, तो देता कौन है, बस अच्छा आदमी, तो बस वो पॉजिटिव था, ठीक है। ये समझ में आया। ये पूरा कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा पूरे वैलेंसी निकालने, ठीक है। ये पूरा समझाया किसने, वैलेंसी निकालने के। अब देखते हैं एटम का वैलेंसी कैसे निकलता है, ठीक है। ये पूरा थ्योरी समझ में आ गया, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने तुम्हें अभी ये बताया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्यों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ले रहे हैं, क्यों सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ले रहे हैं, उसका रीज़न बताइए। तो सही बात कुछ है, वो क्वेश्चन तो सही है। तो क्यों हम आप तो सर याद करने को कह दिए कि दिलदार है सर, दे रहा है पॉजिटिव,
देखो बेकार है, इसलिए सब कुछ छीन रहा है। तो ये साइंस से मानेंगे हम, साइंस से तो वो क्या कहते हैं, तो क्यों होता है। तो हम लोग 2 बना लिए, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम मालूम है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो हम बताएं कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही इसके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उतना ही क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, कोई दिक्कत, इधर ही बना लो, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। अब देखो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन करेगा तो हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करेगा, ताकि उसका डुप्लीट हो जाए। देखो केस में डुप्लीट हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लेगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एक प्रोटॉन पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट। वही 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे थे। लेकिन देखो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 5-10 न्यूटन। अब इस तरफ खींच देगा कि नहीं, तो उसी तरह एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से क्या करा था, काट दे रहा था, कैंसिल आउट। लेकिन एक नेगेटिव और आ गया, क्योंकि से ये अब इसको क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जा रहा है। तो इसीलिए जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, H-। इसी तरह का 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता, 2-, 3 इलेक्ट्रॉन 3-, ठीक है, इसी तरह चलता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। हाइड्रोजन को टेंडेंसी है कि वो डुप्लेन में 0 लगता है तो वो भी स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए क्या एक दे भी सकता है। तो एक दे दिया तब क्या हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहा था, अब तो ये भी नहीं रहा, अब तो ये भी नहीं रहा ना, ये तो चला गया, दे दिया, तो ये क्या बना लेगा, प्रोटॉन का सेट H+, ठीक। तो इसीलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एटम करेगा तो उस पर पॉजिटिव, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कई सबों को नहीं समझ में आता है, लेकिन अब तो इजी लग रहा होगा इधर, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख रहे 2 ठो, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम का निकालना है वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी कैसे निकलेगा मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, ठीक है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, देख लेना पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। नहीं याद है तो देख लो, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या है, ये देखो, ये दिख रहा है, मैग्नीशियम का 12 है, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, तो हमारे जितना है एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना लेते, क्या होगा, तो हमें नहीं मालूम कितने शेल लगेंगे, तो एक बनाते हैं, 2, 3, ठीक। हमें मालूम है पहला शेल कौन बनता है, ए शेल। तो बताओ पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन तक कितने हैं, 12 दिख रहा है ना, जितना पैमाना उतना इलेक्ट्रॉन होता है, और सभी इलेक्ट्रॉन को तुमने इसके अंदर फिट करना है। तो बताओ 12 होते हैं, तो किस शेल में कितने डाल सकते हैं, 2, नियम है 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1, 2। अब एक के बाद एल शेल आ गया, एल शेल में कितना डाल सकते हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8, 2, 10, अभी भी कितना बचा है, 2 बचा है उसमें यहाँ पे। अब देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे क्या है, एल। तो आउटर मोस्ट शेल एल है ना, क्योंकि एक क्यू होता है 2 एल होता है, तो ये भी एल है। तो एल में आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये बताओ, अब इसको ऑक्टेट करना होगा ना, बताए ना स्टेबल का आता है, तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए से कितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन लेगा मैग्नीशियम, तब वो क्या बना लेगा, स्टेबल ऑक्टेट, और स्टेबल हो जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन भी देखो क्या है, कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसी को निकाल के फेंक दे। अगर ये 2 है, इसको निकाल के फेंक देगा तो फिर देखो एल शेल में ऑक्टेट बन जाएगा ना। दूसरा इसके पास चांस क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, कोई पहला ये समझ कि ये 2 भी इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ये 2 को भी क्या कर दे, निकाल दे 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले, ये 2 ऑप्शन है इसके पास। तो देखो ये दोनों ऑप्शन में से हमेशा वो कम इलेक्ट्रॉन को निकालना ही पसंद करेंगे। यहाँ याद रखना कि हमेशा यहाँ पे ज़्यादा नंबर रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, कम वाला पॉसिबल है, क्यों नहीं। अब देखो प्रोटॉन अंदर कितना था, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन के अंदर होगा। तो 12 प्रोटॉन के लिए 6 और इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 चार्ज और, तो वो स्टेबल ना होकर अनस्टेबल हो जाएगा, बात समझिएगा। तो मैग्नीशियम के लिए आसान ये रहेगा कि तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ना तो 6 इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो
तो उसके मैग्नीशियम का कितना चार्ज आएगा -6। तो -6 तो वैसे ही हाईली अनस्टेबल है, तो उसके चार्ज कंपनी से बनेगा तो फायदा नहीं। तो इसमें कभी भी वो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब वो देना पसंद करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी 2। और वैलेंसी 2 तो होगी, साथ में प्लस देखिए, क्योंकि उसने देने का स्वीकार किया। तो देने का मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। प्रोटॉन 12 थे, प्रोटॉन कितने अभी भी 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गया अब 10। तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, कैंसिल आउट कर दिए, लेकिन 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आया और 2 इलेक्ट्रॉन में से निकाले इसलिए 2, उसके क्या हो गया 2। और ये नहीं करेगा। अगेन तो इसी तरह सभी एटम का वैलेंसी निकाल लोगे। अब वैलेंसी निकालने को केमिकल फॉर्मूला आता है। तो केमिकल फॉर्मूला तो और आसान है, जैसे तुमसे को दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाओ, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाओ तो Mg लिख लेना, Cl लिख लेना। अब Mg वैलेंसी क्या होती है देखिए 2। क्लोरीन किसी तरह निकालोगे तो मालूम चलेगा आउटरमोस्ट शेल में 7 आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल ही जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या है 3 है ना सुन। यहाँ प्लस मैंने तो मतलब नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है, यानी MgCl2 बन गया केमिकल फॉर्मूला। तो जब वैलेंसी सीख रहे हो केमिकल फॉर्मूला तो हलवा है, ठीक है, बना बनाया हलवा है। अगर तुम लोग ये सीख रहे क्या वैलेंसी कैसे फाइंड होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्लास से पढ़ोगे, हायर क्लास में तो मालूम चलेगा ये पूरा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हमारे लिए पुराना हो गया, बेकार हो गया। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया 1s2 2s2 2p3 3s2, ये कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है, वो होंगे तो पढ़ना है। तो फिर भी अभी तक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अभी तुम लोग को यही सीखना है, इसी के बेस तो इसलिए इसी को पढ़ो, ठीक है। और बच्चों तुम लोग को और भी कोई वीडियो आ रहा होगा जिसमें एग्जैक्ट अच्छे से हम समझा सके, ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन करा सके, ऐसा कोई लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत। ओके।